अपरिभाषी आत्मकथा के पाठन के खत्म होने के साथ ही मैंने आप लोगों से कहा था कि आत्मकथा पढ़ने के बाद, खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें कुछ थोड़ा अधूरापन रह गया है। और आत्मकथा के बाद परिशिष्ट पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि ये परिशिष्ट उस अधूरेपन को संपूर्णता की ओर ले जा रहा है। इसमें वे सभी बातें हैं जिन्हें लिम्बाले जी ने आत्मकथा में इंक्लूड नहीं किया है। तो परिशिष्ट को मिस करने का मतलब उन सभी बातों को जानने से वंचित रह जाना जो वे आत्मकथा में नहीं लिख सके। किस तरह से उनकी साहित्यिक यात्रा रही और किस तरह के उतार चढ़ाव उस यात्रा के दौरान रहे, किस तरह के विचार बनते और बिगड़ते रहे, ये सब बातें लिम्बाले जी ने परिशिष्ट में काफी ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हैं। तो इसीलिए इसको सुनना बेहद जरूरी है। तो चलिए, कल हमने परिशिष्ट की शुरुआत कर दी थी, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जोहार। कॉलेज में पढ़ते समय मैं दलित पैंथर संगठन में काम करने लगा। पैंथर के उभार का ये काल था। दलितों पर अन्याय अत्याचार करने वालों के मन में दहशत पैदा करने का ये काल था। पैंथर्स के भाषणों की शुरुआत ही ईश्वर तथा धर्म को गालियां देने से होती। दलित पैंथर्स की बैठकों, सभाओं, मोर्चों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने से मेरा नया जन्म हो रहा था। दलित साहित्य की चर्चा इन्हीं दिनों सुनने में आ रही थी। दलित साहित्य विषयक समाचार पत्रों में समाचार छपते, पुस्तक समीक्षा आती, इन्हें मैं पढ़ता, परंतु प्रत्यक्ष दलित साहित्य पढ़ने में नहीं आ रहा था। मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर दलित साहित्य और आंदोलन के केंद्र बन चुके थे। पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। मुझे भी हाथ में बंदूक लेकर दलितों पर अत्याचार करने वालों की लाशें गिरा देनी चाहिए, ऐसी संतप्त भावना बढ़ने लगी। तो ये भावना बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे मणिकर्णिका के दौरान तुलसी राम जी के मन में आती है जब वे नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ते हैं। तो ये उसकी बिल्कुल जो है साम्यता दिखाई दे रही है इसकी मणिकर्णिका से। भारत में दो देश हैं, एक भारत है तो दूसरा बहिष्कृत भारत है। कितनी खूबसूरती से गागर में सागर जैसे अपने बात को इन्होंने रख दिया है लिम्बाले जी ने यहां पर। बहिष्कृतों के लिए स्वतंत्र दलित स्थान की निर्मित होनी चाहिए, ऐसे भड़कीले विचार मन में उठते और मैं बेचैन हो जाता। दलित साहित्य और दलित पैंथर्स के आंदोलनों के कारण दलितों के स्वतंत्र अस्तित्व की तीव्रता महसूस होने लगी। हमारी बस्तियां अलग हैं, हमारे पनघट अलग हैं, हमारा शमशान भूमि अलग है, हमारे नाम अलग हैं। यह अलगपन का रसायन मन में उबलने लगा। बिल्कुल, जब सभी कुछ अलग है तो अपना क्या है यहां पर? मराठी साहित्य अपना साहित्य नहीं है, ये सवर्णों का साहित्य है। इस साहित्य के विरुद्ध मुझे प्रतिरोध करना चाहिए, ऐसी मानसिकता अब तैयार होने लगी। तो आत्मकथा के दौरान ये सब जो विचार थे, जहां पर क्लैरिटी नहीं थी, बार बार पढ़ते वक्त मैंने कहा कि विचारों का संक्रमण का दौर यहां पर चल रहा है और इनमें क्लैरिटी अभी नहीं आ पा रही है। तो परिशिष्ट में वो सारी चीजें लिम्बाले जी ने बहुत साफ तौर पर रखी है, जिससे कि पाठक गणों को एक क्लियर थॉट मिलता चला जाए। आत्मकथा और साहित्यिक जो यात्रा है उसके बीच का जो गैप है, ये परिशिष्ट उसे भर देता है। उन दिनों नक्सलवादी आंदोलन जोरों पर था। तो ये उसी समय का काल डिस्कस कर रहे हैं जिस समय का काल मणिकर्णिका में हमने पढ़ा है। उन दिनों नक्सलवादी आंदोलन जोरों पर था। नक्सलवाद को समझ लेने का मैंने प्रयत्न किया। मार्क्स, लेनिन, माओ, एंगल्स, इनके विचारों से प्रभावित हो रहा था। तो इससे पता चलता है कि ये सारे आप चाहे मणिकर्णिका पढ़ें, कहने का मतलब है चाहे तुलसी राम जी की राइटिंग्स को पढ़ें, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पढ़ें, अब यहाँ लिम्बाले जी, और चाहे भगत सिंह की राइटिंग्स को पढ़ें या डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स को पढ़ें, इन सब लोगों का उन्होंने गहन अध्ययन किया है कि मार्क्स क्या कहते हैं, लेनिन क्या कहते हैं, एंगल्स क्या कहते हैं और माओवाद क्या है या माओ क्या कहते हैं। इन सब का गहन अध्ययन इन लोगों ने किया है। उस समय की समकालीन राजनीति भी रही थी।
तो कभी मौका लगा तो भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज भी मैं आप लोगों के लिए जरूर पढ़ूंगी। शरद पाटिल सुधीर बेडेकर के भाषणों को सुन रहा था। मार्क्सवाद की शक्ति समझ में आ रही थी, तो दूसरी ओर डॉक्टर बाबा आढाव, यदुनाथ दत्ते आदि के कारण समाजवादी विचार निकट के लग रहे थे। दलित लड़कों के संपर्क में घूम फिर रहा था। इस कारण प्रस्थापित समाज व्यवस्था के प्रति चिढ़ हो रही थी। दलितों की मुक्ति का विचार ये अम्बेडकरवादी विचार है, और अम्बेडकरवादी विचारों से प्रेरित दलित आंदोलन मेरी सांस है। इस विचार पर मैं दृढ़ था। घर की भयानक दरिद्रता, कामकाज कर घर पर सहायता करने के बजाय कॉलेज में लिया गया प्रवेश और बेरोजगारी, इससे मन शुद्ध हो था। तो यहाँ पर ये जिक्र भी जो है तुलसी राम जी की आत्मकथा से काफी साम्यता रखता है कि तुलसी राम जी को भी लोग चाहते थे कि वो अब जो है काम में लग जाएं, उनके पिता की ही तरह। उनके पिता बात भी कराते हैं काम की, और जैसे ही वो छुट्टियों में आते हैं तो उनको काम में जोत देते हैं खेत के। और यहां पर भी यही उद्गार लिम्बाले जी के भी मन में आ रहा है। तो ये सारा जो है हमारे समाज का जो सच है उसको भी सामने रखती हैं ये सारी चीजें, कि पढ़ना लिखना इतना भी आसान नहीं होता। मन में तरह तरह के विचार, शंकाएं उभरती रहती हैं और निरस्त होती रहती हैं। बावजूद इन सब के मैं अब तक दलित लेखन की ओर मुड़ा नहीं था। मन में अशांति थी, फिर भी काल्पनिक प्रेम कविताएं लिख रहा था। समाचार पत्रों में पाठकों के पत्र, स्तंभ में पत्र लिख रहा था। दैनिक पत्रों, साप्ताहिकों के लिए पुस्तक समीक्षा लिख रहा था। स्त्रियों की पत्रिकाओं के लिए स्त्री स्वतंत्रता की कविताएं लिख रहा था। धीरे धीरे मेरे मन में काल्पनिक लेखन खत्म होने लगा और यथार्थवादी अनुभूति अधिक प्रखर रूप धारण करने लगी। भविष्य में तो मैं काल्पनिक लिख ही नहीं सका। तो यहां से वो संक्रमण का दौर जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। बीए की डिग्री लेने के बाद भारत सरकार के टेलीफोन विभाग में मुझे टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। पहली नियुक्ति मराठवाड़ा के अहमदपुर तहसील में हुई। मेरा बचपन दलित बस्ती में गुजरा, इस कारण मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि अपने ही लोगों से हमेशा घिरे रहे। बाद में मैं छात्रावास में रहा, वहां भी दलित लड़के काफी संख्या में थे। कहीं भी मैंने अपने को असुरक्षित महसूस नहीं किया। कॉलेज के हॉस्टल में तो हम बहुसंख्यक थे, इस कारण मैं काफी बिंदास हो चुका था। अहमदपुर में सब कुछ अलग था। यहां मैं अकेला रहने वाला, ऑफिस में बहुसंख्यक सवर्ण थे। मैं जिस बस्ती में किराए का मकान लेकर रह रहा था वह सवर्णों की बस्ती थी। काम के बहाने जिनके संपर्क में आता वे भी सवर्ण थे। मेरे चारों ओर सवर्ण थे। मेरे मन में अब डर, अविश्वास, संशय और असुरक्षा के बादल मंडराने लगे। मेरे चेहरे पर उसने अपना आसन जमा लिया। इन्हीं दिनों औरंगाबाद स्थित मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दिए जाने के हेतु आंदोलन छेड़ा गया। महाराष्ट्र की विधानसभा ने इस प्रस्ताव को बिना किसी विरोध के पारित किया था। शासन के इस निर्णय के विरुद्ध मराठवाड़ा के सवर्णों ने विरोध दर्ज किया। विश्वविद्यालय का नाम बदला ना जाए, इसलिए इस नाम के विरोधी सड़क पर उतर आए। तो इसी चीज का जिक्र जूठन आत्मकथा पेज नंबर 129 फिर मैं आपको कोट कर देती हूं, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि हजारों वर्षों की जो द्वेष था दलितों के प्रति सवर्णों के मन में, वो एक बार फिर अपने मूल रूप में सामने आ गया। तो सोचिए बाबा साहब ने कितना बर्दाश्त किया होगा, जो उनका नाम तक किसी विश्वविद्यालय को उनके नाम पर रख देना जिनको मंजूर नहीं, जब वे जीवित होंगे तो उस समय उनको कितना विरोध झेलना पड़ा होगा, क्या क्या चीजें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी होंगी, इसकी हम शायद कल्पना ही ना कर सके। उनके नाम से जिन्हें इतनी चिढ़ है उनको देखकर कितनी चिढ़ मचती होगी। मराठवाड़ा में दंगे शुरू हुए, दलितों की झोपड़ियां जलाई जाने लगी, जगह जगह दलितों पर अन्याय अत्याचार शुरू हुए। इस विरोध के खिलाफ दलित संगठित होने लगे। नामांकन के इस आंदोलन के कारण दलित समाज फिर से संगठित होने लगा, तो दूसरी ओर सवर्ण समाज दलितों के विरोध में आक्रामक रुख अपनाने लगा। तो यहां पर मैं इसको समसामयिक संदर्भों से जोड़ना चाहती हूं। जिस प्रकार कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिखते हैं कि
मोदी जी ने या मोदी सरकार ने या भाजपा सरकार की जो कार्यशैली है उसने एक बार फिर दलित संगठनों को एकजुट करने का काम किया है। दलितों की पीठ पर इतने डंडे मारे हैं कि दलित जो है वो एकजुट होने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये सारा जिक्र, ये सारा प्रकरण आप समसामयिक संदर्भों से भी जोड़कर देखिए तो ये सारी बातें और ज्यादा समझ में आएंगी। और हमारे हकों को मारने के लिए इस वक्त सरकार जो जो कदम उठा रही है वे सब भी हमारे सामने ही हैं। और हमारा दलित साहित्य हमारे इतिहास का फूल प्रूफ दस्तावेज है। अहमदपुर में नामकरण के विरोधियों ने टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत को जला दिया। अहमदपुर के तत्कालीन विधायक किशन राव देशमुख के घर पर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने फायरिंग की, 3 लोगों की मौत हुई। ऐसे शहर में नौकरी हेतु मैं दाखिल हुआ था। नामकरण आंदोलन के समाचार रोज विस्तार से दैनिक पत्रों में छपते। दलितों पर होने वाले अत्याचार, अन्याय को विशेष स्थान दिया जाने लगा। समाचार पत्रों का सामूहिक वाचन हो रहा था। समाचार पत्रों को पढ़कर लोगों की भावनाएं भड़क रही थी, दंगे तेजी से फैल रहे थे। यह सब पढ़ सुनकर मैं अधिक तनावग्रस्त हो जाता। मेरे सहयोगी सुधीर गवहाणे टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करते हुए शिक्षा भी ग्रहण कर रहे थे, समाचार पत्रों में लिख रहे थे। इस कारण मेरा भी परिचय बढ़ रहा था। मैंने उन्हें अपने नाटकों की पांडुलिपियां पढ़ने को दी, परंतु उन्होंने वे पढ़ी नहीं। सुधीर गवहाणे के कारण मेरा उत्साह बढ़ रहा था। जातीय व्यवस्था की दहशत क्या होती है इसका अनुभव मैंने अहमदपुर में किया। आप पर प्रत्यक्ष रूप से टूट पड़ने की, हल्ला बोलने की जरूरत नहीं होती। जातिवादी वातावरण ही ऐसा होता है कि आप उसके नीचे दब जाते हैं। विद्यापीठ नामांकन आंदोलन के दिनों में एक दलित के रूप में मैं भयानक मानसिकता से गुजरा हूं। कहने का मतलब यह है कि सामने से मीठा मीठा बोलेंगे, आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ मारपीट नहीं होगी, लेकिन आसपास ऐसी घेराबंदी हो जाएगी सामाजिक व्यवस्था की कि आपको उस चक्र से निकलने में ही दुष्कर लगेगा। सुधीर गवहाणे सवर्ण होते हुए भी नामांतरणवादी थे। अंबेडकर जयंती पर अतिथि के रूप में जाते थे। मैं मराठवाड़ा में आकर काफी अकेलापन महसूस कर रहा था। एक दिन सुधीर गवहाणे दया पवार का काव्य संग्रह कोंडवाणम पढ़ने के लिए लाए। मैंने पढ़ने हेतु मांगा, उन्होंने दिया नहीं। दया पवार का नाम मुझे मालूम था। मैं कोंडवाणा पढ़ने के लिए उत्सुक था। दलित साहित्य होता कैसा है, दलित कविताएं कैसी होती हैं, मैं ये जान लेना चाह रहा था। बाद में मैंने गवहाणे से कहा, ऐसी कविताएं मैं भी लिख सकता हूं। इस पर वे खिलखिलाकर हंसने लगे, कहने लगे इसके लिए दलित होना पड़ता है। मैंने झट से कहा, मैं भी दलित हूं। इस प्रकार अब तक मैंने अपनी जाति को छिपाकर रखी थी, वह उजागर हो गई। मैंने पहली दलित कविता लिखी। सुधीर गवहाणे को वह बहुत अच्छी लगी। उनके साथ घूमता वे लोगों को मेरा परिचय कवि के रूप में देने लगे। वे कभी भी किसी के सम्मुख मुझे कविता सुनाने के लिए कहते, मुझे संकोच होता तो वे ही मेरी कविता उत्साह से सुनाते। मेरी कविता मेरी अपनी जाति का आइडेंटिटी कार्ड ही थी। ढोकी नामक गांव में सवर्णों ने पारधियों, एक विमुक्त जाति की बस्ती ही जला दी थी और उनकी हत्या कर दी थी। ये ढोकी हत्याकांड काफी चर्चित रहा। सुधीर गवहाणे ने इस हत्याकांड का वृत्तांत साप्ताहिक मुंबई दिनांक में लिखा। इस रिपोर्टिंग में उन्होंने मेरी एक कविता की निम्न पंक्तियों का उपयोग किया। अब आगे कविता की पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ रही हूं। साहित्य क्यों कहते हो इन शब्दों को, ये तो जल रहे इंसान हैं। चारों ओर से आग लगाई गई झोपड़ियों से बाहर आने वाली है आर्त आवाज। 4 बदमाशों के हाथों छटपटाने वाला आक्रोश, गुंडों के आक्रमण में खोती हुई करुण आवाज, चुल्लू भर पानी के लिए व्याकुल आवाज। बतलाइए बतलाइए गंधर्वों, ये किस प्रकार के सुर हैं। और इसमें वे सभी सवाल वे कर रहे हैं जो अब तक जाति व्यवस्था से ग्रसित लोग हैं। सुधीर गवहाणे के परिचित संपादक को मैंने अपनी कविताएं भेज दी। गवहाणे ने मेरी कविताएं अस्मिता दर्श को भिजवा दी। कविताएं स्वीकृत हो गई। मैं दलित कविताएं लिख सकता हूं, यह आत्मविश्वास मुझ में आया।
फिर मैं दलित कविताएं लिखने लगा। दलित साहित्य का विस्फोट महानगर में हुआ, अब वह गांव स्तर पर भी होने लगा। दलित समाज ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ। किताबें छप रही हैं, मैं उन्हें खरीद कर या पुस्तकालयों में जाकर पढ़ रहा था। इसी कारण मराठी के एक व्यंग्य कवि ने लिखा, महानगरों में दलितों ने पुस्तकें महंगी की और बामनों ने मठन महंगा किया। जो कल तक पढ़ नहीं पा रहे थे वे पढ़ने लगे, और आज तक जो शाकाहारी थे अब वे मांसाहारी हो गए। तो आपके संज्ञान में दिला दूं, जब हमने कहानी संग्रह दलित ब्राह्मण पढ़ा था तो उसमें एक कहानी गौ हत्या में भी लिम्बाले जी ने इन पंक्तियों का इस्तेमाल किया था कि आजकल कहावत प्रचलन में आ गई है कि महारों की वजह से पुस्तकें महंगी हो गई हैं और ब्राह्मणों की वजह से मटन महंगा हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन पंक्तियों को भूले नहीं होंगे और ना ही दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह की कहानियों को। उस्मानाबाद में अस्मिता दर्श लेखक चावक मेला था। मैं इस मेले में गया। पहली बार मैंने अनेक दलित लेखकों को नजदीक से देखा, उनसे बातचीत का प्रयत्न कर रहा था। प्रतिवर्ष नियमित रूप से होने वाला अस्मिता दर्श का मेला मुझ जैसे के लिए कार्यशाला ही थी। मैं अपने खर्च से अनेक साहित्य सम्मेलनों में जाने लगा। तो यहाँ पर मुझे अपने समाज की त्रासदी भी पता चलती है कि समाज जो है वो अपने बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा तो करता है कि वे समाज के लिए कार्य करें, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें सहयोग देने को कभी तैयार नहीं होता। तो यहां पर लिखा है कि मैं अपने खर्चे से अनेक साहित्यिक सम्मेलनों में जाने लगा। बुद्धिजीवी जो कर सकते हैं, बड़े बड़े संगठनकर्ता क्या वो कर पा रहे हैं? उनको चंदे के रूप में दिए जाने वाले इतने सारे पैसे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहां जाता है? यदि उससे कोई विश्वविद्यालय नहीं खोला गया, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश नहीं भेजा जा रहा, किसी की स्कॉलरशिप नहीं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आखिर वो पैसे का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हैं? ये भी तो एक प्रश्न है। ऐसे में क्या हमारे दलित समाज का एक कर्तव्य नहीं बनता कि वे अपने बुद्धिजीवियों को आर्थिक रूप से भी मदद करें? अंबेडकर नामा ने मात्र 1.5 साल में एक बच्चे को आप लोगों की सहायता से पढ़ने के लिए विदेश भेजा। तो वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वे काम कर रहा है समाज के लिए। इतने टाइम में अंबेडकर नामा का जो मकाम हो जाना चाहिए था वे नहीं हो पा रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे समाज के लोग अभी भी पशुपेश में हैं। अपने लोगों को किस तरह आगे बढ़ाना है वे नहीं जानते। इसके बदले यदि कोई गीता का सार सुना रहा होता तो उसके चैनल के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ बढ़ गए होते। लेकिन क्या वो स्थान अंबेडकर नामा अभी तक हासिल कर सका है? तो इस पर भी जरूर सोचिएगा। मंच पर कविताएं पढ़ने लगा। नवोदित दलित कवि के रूप में मेरी पहचान बढ़ रही थी। आकाशवाणी पर भी मेरा कविता पाठ हुआ। मेरा उत्साह बढ़ने लगा। मैं पूर्णतः अंबेडकरमय हो चुका था। एक दिन मेरे सपने में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पुतला आया। मैं जाग गया, पत्नी को जगाया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरी पत्नी 14-15 वर्ष की रही होगी और मैं 23-24 का। तो यहां पर अगेन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि वे इस वक्त तक पढ़ लिख चुके थे, काफी मतलब इतनी उनकी शिक्षा हो चुकी थी कि वे इस चीज को समझ सकें कि स्त्री की शादी योग्य जो आयु है वो क्या होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला तथ्य है। मेरी पत्नी 4वीं कक्षा तक पढ़ी थी। उसे मैं अपनी कविताएं पढ़कर सुनाता। ये कविताएं वे कहां तक समझ पाती थी पता नहीं, पर मैं पूरी भावुकता से उसे सुनाता और मैं ही टिप्पणी करता कि कविता ठीक बनी है। कभी कोई कविता एक ही बैठक में पूरी हो जाती तो कभी किसी कविता को पूरा होने में 8 दिन लगते। अपनी प्रत्येक कविता मुझे शुरुआत में अच्छी लगती। कविता को मैं बार बार लिखता। मेरी कविताएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। जिस दिन कविता छप कर आती उस दिन मैं मानो हवा में तैरने लगता। ये दलित साहित्य के विमर्श का काल था। एक ही पुस्तक लिखकर दलित लेखक चर्चित हो जाता। दलित साहित्य में अभिव्यक्त जीवंत अनुभूति के सम्मुख यथार्थवादी साहित्य भी फीका पड़ने लगा। दलित लेखक प्रस्थापित साहित्य पर टूट पड़ रहे थे तो प्रस्थापित लेखक
दलित साहित्य पर आरोप लगा रहे थे। आरोप प्रत्यारोप से दलित साहित्य का विकास हो रहा था। तो ये किस तरह के आरोप थे? ये पहले भी वे लेखकीय भूमिका में, जब लेखक की ओर से हमने पढ़ा था और जिसमें उन्होंने कुछ लेखक की जो कॉपियां थी वो यहाँ पर लगा रखी थी, 4 कॉपियां थी अलग अलग लेखों की। तो उसमें वे इस बात का जिक्र करते हैं कि जैसे ही किसी को अवार्ड मिलता है तो सबके पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो जाती है। तो उस संदर्भ को यहां पर हम फिट बैठा हुआ पाते हैं। शरद देशमुख सुधीर गवहाणे के मित्र थे। गवहाणे के कारण हम दोनों मित्र हो गए। शरद देशमुख कवि थे। महाराष्ट्र राज्य साहित्यिक संस्कृति मंडल के अनुदान से उनका एक काव्य संग्रह ग्रास लेला सूर्य प्रकाशित हो चुका था। मैंने अपना उत्पाद काव्य साहित्य संग्रह प्रकाशित करने हेतु महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल के अनुदान के लिए भेज दिया। मुझे अनुदान मिला। इस अनुदान से मेरा उत्पाद काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ 1982 में, 1982 में। इस काव्य संग्रह पर अनेकों ने लिखा। संग्रह में मेरी कुछ कविताओं में अनुवाद भी हुए। कुछ कविताएं पाठ्यक्रम में लग गईं। मैं एक अंबेडकर और उत्पाद, ये 2 कविताएं अधिक चर्चित रहीं। अब वे उस कुछ 4-5 पंक्तियां नीचे उन्होंने दी हैं अपनी कविता की। मेरा पौरुष एसिड एसिड भोगना चाहता है यहाँ की प्रत्येक स्त्री को, जिसने नकारा है मुझे अछूत कहकर। तो ये उनके जो मन में उठते हुए उद्गार रहे होंगे आक्रोश वाले, उसको उन्होंने कलमबद्ध किया होगा। उत्पाद संग्रह की ऐसी पंक्तियों पर कुछ पाठकों ने आक्षेप किया। पक्ष विपक्ष में चर्चाएं शुरू हुई। इस संग्रह की चर्चा के मूल में एक कारण यह था कि इसमें से अनेक कविताएं आत्म टीका से संबंधित थीं। बिल्कुल उनका जो उन्होंने जो भोगा होगा और जो सोचा होगा उसी को उन्होंने कलमबद्ध करके कागज पर उतारा होगा। तो अपनी जो स्व अनुभूति है उसका पुट जो है इन कविताओं में ज्यादा रहा होगा, जिसके कारण लोगों ने आक्षेप किया। आक्षेप तो कर दिया, लेकिन क्या कभी किसी ने उनकी परिस्थितियों पर गौर करने की कोशिश करी कि किन परिस्थितियों में लिम्बाले जी की ये मानसिकता बनी? तो हम लोग आक्षेप बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन अपने आप को कभी उन परिस्थितियों में, उस मानसिकता में रख कर नहीं देखते या सोचना नहीं चाहते। तो ये भी मैं समझती हूँ गलत है। किसी पे आक्षेप लगाने से पहले उसकी परिस्थितियों का भली प्रकार पता होना बेहद जरूरी है। दलितों के भीतर स्थित गुटबाजी, स्वार्थ और बदमाशियों पर यहां व्यंग्य किया गया था। तो ये एक अलग चौंकाने वाला तथ्य वे यहां पर लिख रहे हैं कि दलितों के भीतर भी गुटबाजी चलती है। एक को देखकर दूसरा खुश नहीं है। तो हमारे ही समाज में किस तरीके से गुटबाजियां चलती हैं, गुटबंदियां होती हैं, उसका अच्छा यहां पर जिक्र है। पहले भी हमने पढ़ा है कि किस प्रकार जो डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी, वो कई घटों में, कई धड़ों में बट गई थी। तो शायद यही वो सब गुटबाजियां रही होंगी। और स्वार्थपरता भी यहां पर पता चलती है और बदमाशियों पर यहां व्यंग्य किया गया है। ऐसा इन्होंने लिखा है कि किस तरीके से एक जो है वो दूसरे को काटने में लगा रहता है। तो सवर्णों के प्रति हम किस तरह का पूर्वाग्रह पालें? सवर्ण जो करते हैं यदि वही हम भी अपने ही लोगों के साथ कर रहे हैं तो क्या हमें हक है इस चीज को बोलने का? इस संग्रह के प्रकाशन के कारण तथा इस पर हुई चर्चाओं के कारण मैं अपने विचारों पर अधिक दृढ़ होता चला गया। उत्पाद में अनेक पौराणिक बिंबों प्रतीकों की भीड़ लग गई है। भविष्य में मैं इनसे बचने लगा। नई दृष्टि के साथ और नए रूप में मैं खड़ा होना चाहता था। स्व को खोजने और तराशने का यह काल था। उस पर स्थित मध्यम वर्गीय साहित्य और हिंदू यथार्थ का प्रभाव मिटा देने का यह काल था। मध्यम वर्गीय सफेद पोश मूल्यों को नकारते जाओ। डॉक्टर M.N. वानखेड़े का ये एक वाक्य हमारे लेखन को नई दिशा देने में समर्थ हुआ। मध्यम वर्गीय मूल्य कौन है? मध्यम वर्गीय मानसिकता का अर्थ क्या है? उसे नकारने का मतलब क्या है? इस पर हम लोग तफसील से सोचने लगे। ईश्वर, धर्म और देश से भी मनुष्य महान है। तो मनुष्यता को खत्म करने के लिए ही शायद ये ईश्वर, धर्म और देश के बाउंड्रीज बनाई गई हैं।
बाबूराव बागुल के इस वाक्य ने हमारा ब्रेन वॉश ही कर दिया। जनार्दन वाघमारे जी के अमेरिकन नीग्रो वांग्मय से संबंधित लेखों ने हमारे भविष्य का रास्ता स्पष्ट कर दिया। नामदेव ढसाल की कविता में आई गालियों ने हमें मुक्त होकर लिखने का शास्त्र ही दे दिया। दलित पैंथर्स का आंदोलन अगर ना हुआ होता और नामांकन का आंदोलन व्यापक और तीव्र ना हुआ होता तो मैं दलित लेखक होता कि नहीं, मुझे संदेह है। तो अगेन बहुत ईमानदारी से लिम्बाले जी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं दोबारा कि ये सारे चिंतन के पीछे आंदोलन प्रमुख घटक रहा। दलित लेखक होना और दलितों के संबंध में लिखना ये दो भिन्न और स्वतंत्र विषय हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये इसको इस तरीके से समझिए कि दलितों का जिक्र जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में, उपन्यासों में बहुत बढ़ चढ़कर आया है। उसमें वेदना है, याचना है, बल्कि कहनी चाहिए दलितों के प्रति, जैसे कि भीख में हम उन्हें दया दे रहे हैं, इस तरह का भाव उसमें है। और जब तक दलित साहित्य का उद्भव नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था, तब तक प्रेमचंद का साहित्य पढ़ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि उन्होंने, चलिए कोई तो है जो दलितों के प्रति इतना लिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे दलित साहित्य में पढ़ती गई, मुझे प्रेमचंद जी की कहानियां, उपन्यास एकदम बेमाने लगने लगे। तो ये फर्क है दलित साहित्य, दलित लेखक होने में और दलितों के ऊपर लिखने में। यहां से दलित साहित्य का स्वरूप और प्रयोजन किस प्रकार अलग है इसे सिद्ध करना है, वैसे साहित्य का सृजन करना, इस दिशा में मेरी यात्रा शुरू हुई। तो आज इस एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। अगला एपिसोड अंतिम एपिसोड होगा इस कड़ी का और अक्कर माशी का भी, तो उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके आगे वे जो अपनी दिशा यात्रा का वृत्तांत लिखेंगे वे बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं समझती हूँ कि जो बच्चे इन सब चीजों के ऊपर शोध करते हैं उनके लिए ये मटेरियल बहुत अच्छा है, जो भी कुछ लिम्बाले जी ने लिखा है। तो उसे मिस मत कीजिएगा। तब तक आगे दीजिए, अगले एपिसोड में फिर भेंट होगी। धन्यवाद।